पंजाब के निकाय चुनावों के नतीजों में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से बढ़त बनाकर सत्ता विरोधी माहौल में दावों की हवा निकाल चुकी है। वहीं इन नतीजों से कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी के कमबैक वाले सपने भी चकनाचूर नजर आ रहे हैं। ऐसे में जब निकाय चुनावों को 2027 विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा था, तो अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पंजाब की राजनीति में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से मजबूत ताकत बनकर उभर रही है। निकाय चुनावों के नतीजों से मिला बड़ा संकेत। पंजाब में आपका दबदबा कायम। विपक्ष के बड़े बड़े दावों की निकली हवा। आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। फिर चला सीएम भगवंत मान का जादू। 2027 विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल कहे जा रहे पंजाब के निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी ने विरोधियों को एक बार फिर आईना दिखा दिया है। 8 नगर निगमों, 75 नगर काउंसिलों और 20 नगर पंचायतों के चुनाव में आम आदमी पार्टी का दबदबा साफ दिखाई दिया। कुल 1977 वार्डों में से आम आदमी पार्टी ने 910 से अधिक वार्डों में जीत दर्ज की। वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी ने 364 से अधिक वार्डों में जीत दर्ज की। तीसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जिन्होंने 248 प्लस वार्डों में जीत दर्ज की। वहीं अकाली दल ने 188 प्लस वार्डों में और 5वें नंबर पर बीजेपी ने 163 प्लस वार्डों में जीत दर्ज की। छठे नंबर पर बीएसपी पार्टी ने 7 वार्ड्स में जीत दर्ज की। 90% तो ज्यादा नगर कौंसलों ते नगर पंचायत आम आदमी पार्टी जित चुकी है जी। 90% ते सीटां दे मुकाबले च मैं एक बार फिर दस देना कि जे बीजेपी दे अकाली दल ते कांग्रेस दियां तिन्नां दियां इकट्ठियां भी कर दिए तां भी तिन्नां दियां मिला के भी आम आदमी पार्टी दी कल्ली जिन्नी दी सीटां आईयां ने ओह नहीं बनदियां होंदियां। अकाली दल पहले नंबर ते, आम आदमी पार्टी दूजे नंबर ते, हजे तक इंडिपेंडेंट, फिर कांग्रेस, फिर अकाली दल चौथे नंबर ते, फिर भाजपा 5वें नंबर ते। कमबैक का दावा करने वाला अकाली दल और बंगाल के बाद 2027 में पंजाब को जीतने का दावा करने वाली बीजेपी के लिए नतीजे न सिर्फ चौंकाने वाले हैं, बल्कि परेशान करने वाले भी हैं। यही वजह है कि जीत के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम मान ने बीजेपी पर तंज कसने के लिए उसे ईडी पार्टी कहकर संबोधित किया। 90% तो ज्यादा नगर कौंसलों ते नगर पंचायत आम आदमी पार्टी जित चुकी है जी। 90% ते सीटां दे मुकाबले च मैं एक बार फिर दस देना कि जे बीजेपी दे अकाली दल ते कांग्रेस दियां तिन्नां दियां इकट्ठियां भी कर दिए तां भी तिन्नां दियां मिला के भी आम आदमी पार्टी दी कल्ली जिन्नी दी सीटां आईयां ने ओह नहीं बनदियां होंदियां। अकाली दल पहले नंबर ते, आम आदमी पार्टी दूजे नंबर ते, हजे तक इंडिपेंडेंट, फिर कांग्रेस, फिर अकाली दल चौथे नंबर ते, फिर भाजपा 5वें नंबर ते। मुख्यमंत्री भगवंत मान के विधानसभा क्षेत्र धुरी में आपने लगभग सभी पार्टियों को क्लीन स्वीप करते हुए 21 में से 20 वार्डों में शानदार जीत दर्ज की। वहीं सुनाम में भी आपने 23 में से 12 सीटें जीतकर विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया। ये नतीजे इसलिए भी अहम हैं क्योंकि पिछले कई महीनों से विपक्ष लगातार मान सरकार को घेर रहा था, लेकिन निकाय चुनावों के नतीजे बता रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर आपका संगठन और वोट बैंक अभी भी मजबूत बना हुआ है। देखिए, मैं पंजाब के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले तो इसलिए कि उन्होंने केजरीवाल जी पर, मान साहब पर फिर से नगर निगम के लिए भी इतना बड़ा भरोसा दिया है। और साथ साथ मुझे खुशी इस बात की भी है कि पंजाब के लोगों ने देश की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ईडी पार्टी को जवाब दिया है कि आपकी दहशत की, नफरत की, ईडी की राजनीति पंजाब में नहीं चलेगी। पंजाब के लोग काम की, प्यार की राजनीति करते हैं, मान सम्मान की राजनीति करते हैं। गद्दारी की राजनीति पंजाब में नहीं चलेगी। मैं समझता हूँ ये 5th ईयर है, 5वां साल है सरकार को, और लास्ट साल में, अंतिम साल में भी जो है मैं समझता हूँ एक बड़ी लीड जो है वो आम आदमी पार्टी के हमारे कारपोरेशन के इलेक्शन में, नगर कौंसिल के इलेक्शन में, नगर पंचायत के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को मिल रही है, क्योंकि सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार
आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले लगभग 4 साल से ऊपर का समय हो गया है, बेमिसाल काम जो है पंजाब के लोगों के लिए किए हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, जिसके बाद विपक्ष लगातार दावा कर रहा था कि मान सरकार के खिलाफ माहौल बन चुका है। लेकिन निकाय चुनावों के नतीजे बता रहे हैं कि लोकल बॉडी स्तर पर आप अभी भी सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत बनी हुई है। पंजाब में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नतीजे आए हैं और आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत जो है हासिल हुई और आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जो है सेलिब्रेशन मोड चल रहा है। जिस तरह आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं, वर्कर हैं, वो ढोल की ताप पे नाच रहे हैं, मिठाइयां जो है खा रहे हैं। 8 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चुनाव हुए थे, म्युनिसिपल काउंसिल्स में हुए, म्युनिसिपल कमिटीज में हुए और हर जगह तकरीबन आम आदमी पार्टी जो है लीड गई और बड़ी जीत की ओर जो है वो बड़ी है। इन नतीजों का दूसरा बड़ा संदेश कांग्रेस के लिए भी है, क्योंकि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के बाद खुद को पंजाब में मुख्य विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता का विकल्प मानने लगी थी। निकाय चुनावों में पार्टी दूसरे नंबर पर जरूर दिख रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस आप के मुकाबले निर्णायक बढ़त बनाने की स्थिति में पहुंच पाई है, क्योंकि पंजाब की राजनीति में सिर्फ दूसरे नंबर पर रहना काफी नहीं होता। यह मुकाबला हमेशा सत्ता बनाम विकल्प का होता है। देखिए, एक बार फिर से पंजाब ने मैंडेट दिया है, बार बार दिया है, चाहे वो बाई इलेक्शन थी, जब भी चुनाव हुआ है इसी तरीके से ढोल बजे हैं इसी ऑफिस में। तो पंजाब ने एक बार फिर से बता दिया है, चाहे वो मालवा है, दोआबा है, माझा है, सभी जगह पे झाड़ू चल गया। निकाय चुनावों से ठीक पहले पंजाब में बीजेपी ने बड़ा दांव खेलते हुए केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब बीजेपी का नया प्रधान बनाया है। 4 साल पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए ढिल्लों अब पंजाब बीजेपी का नया जट सिख चेहरा होंगे, क्योंकि बीजेपी समझ चुकी है कि पंजाब में सिर्फ शहरी हिंदू वोट बैंक के भरोसे सत्ता तक पहुंचना मुश्किल है। इसलिए पार्टी अब जट सिख वोट बैंक में एंट्री की कोशिश कर रही है। केवल ढिल्लों का चेहरा उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी का ये प्रयोग बहुत देर से हुआ, क्योंकि निकाय चुनावों के शुरुआती रुझानों में बीजेपी अभी भी चौथे नंबर पर दिखाई दे रही है। पंजाब अभी थक गया है। जो वादे किए हैं, जो मौजूदा सरकार है, इससे पहले सरकारें रही हैं, उन्हें पंजाब के साथ धोखा किया है, झूठे वादे किए हैं। पंजाब को एक दफा थक गया है, पर पंजाब टूटा नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी सरकारें खालसा, आपको मालूम होगा कि पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह का राज था, वो ही राज दोबारा वापस आएगा। पंजाब में इतनी बड़ी तरक्की होगी, पंजाब को दोबारा हम नंबर 1 लेकर आएंगे, पंजाब को खुशहाल करेंगे। पंजाब में किसानों का, नौजवानों का, गरीबों का, दलित का, सबका, व्यापारियों का, सबका ध्यान रखा जाएगा। निकाय चुनावों का सबसे अहम निष्कर्ष यही है कि पंजाब की राजनीति फिलहाल 3 हिस्सों में बटी दिखाई दे रही है। आप, सत्ता और संगठन दोनों के दम पर बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। कांग्रेस मुख्य विपक्ष की भूमिका में तो है, लेकिन अभी भी निर्णायक लड़ाई से दूर नजर आ रही है। वहीं बीजेपी और अकाली दल पंजाब में नई राजनीतिक जमीन तलाशते दिखाई दे रहे हैं। और अगर यही ट्रेंड अगले साल तक जारी रहता है तो 2027 का विधानसभा चुनाव एक बार फिर आप बनाम कांग्रेस की सीधी लड़ाई बन सकता है। आज तक ब्यूरो। धान की बुआई शुरू होने से ठीक पहले पंजाब और हरियाणा में किसान गंभीर खाद्य संकट से जूझ रहे हैं। पंजाब के फिरोजपुर, अमृतसर, गुरुदासपुर से लेकर हरियाणा, सोनीपत, रेवाड़ी, करनाल तक किसान डीएपी, यूरिया, पोटाश और जिंक से भारी कमी की शिकायत कर रहे हैं लगातार। किसानों का आरोप यह है कि खाद डीलर जबरदस्ती महंगे कीटनाशक और दूसरी गैर जरूरी चीजें खरीदने के लिए दबाव बना रहे हैं। हालांकि दोनों ही राज्यों की सरकारें दावा कर रही हैं कि खाद का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। ग्राउंड से आज तक संवाददाता आसिम बस्सी की इस खास रिपोर्ट को देखिए। खाड़ी देशों में तनाव और अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन में आई रुकावट का असर अब सीधे पंजाब के खेतों तक पहुंच गया है। धान की बुवाई शुरू होने से पहले ही किसान खाद के लिए भटक रहे हैं। फिरोजपुर के श्रीवाला बराड़ गांव में किसान जसवंत सिंह के मुताबिक उन्हें 15 एकड़ जमीन के लिए उन्हें 45 से 50 बोरियां खाद चाहिए, लेकिन दुकानदार सिर्फ 2 से 4 बोरियां ही दे रहे हैं। साथ ही किसानों का कहना है कि खाद के साथ महंगे कीटनाशक खरीदने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है।
बहुत शॉर्टेज आ रही है क्योंकि जिस दुकानदार के पास जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि साढ़े कोल पिछों आ नहीं रही भी तुहानू पता ही है जंग की स्थिति करके तो जे असी कोई बाहला प्रैशर पा के उन्होंने कहने भी भाई सानू चाहिए है ना, वेखो साडी लोड़ आ है ना, तो फिर वो सानू नाल बेलोड़िंदियां दवाइयां जिवें वो बन के दे दिंदे आ ते किसान तो अगे ही बहुत घाटे दे विच जा रहा, तुहानू पता है ना किसानी का। तो जे ये कोई फर्टिलाइज़र का कोई हल नहीं करती मतलब सरकार, मतलब आपदे जिथों ये मिलनी है वो देशों नाल आपदा प्रेम प्यार नहीं की वधाउंदी ते अगे झोना लगना साडा है ना। अमृतसर में भी सिर्फ खाद की कमी ही नहीं बल्कि कीमतों में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। डीलरों का कहना है कि ज्यादातर सप्लाई सहकारी समितियों को भेजी जा रही है, जबकि निजी दुकानों में स्टॉक बेहद कम है। सर जिंक पेस्ट जो जितने भी खाद है ना वो सभी के रेट बढ़े हैं, और सल्फर बेस्ड जितनी भी दवाई या खाद आती है उसके रेट भी बढ़े हैं। और हिसाब लगा लो आप, यूरिया जो है ये आती है इतने रैंक पर है कि हमारे साथ आ रहे हैं, लेकिन प्राइवेट मिल नहीं रही, सारी सोसाइटी में जा रही है, या सरकार को पता होगा किधर भेज रहे हैं, फैक्ट्रियों को भी जा रही है, पैसे नहीं फैक्ट्रियों को नहीं मिल रहा, फैक्ट्रियों को भी जा रहा है माल, इसलिए प्राइवेट नहीं मिल रहा। बिल्कुल काफी रेट बढ़े हैं, काफी दवाइयों के रेट भी बढ़ गए हैं, और उसके बाद जो जिंक बेस है वो भी बढ़े हैं, सल्फर बढ़ा है, और प्लास्टिक भी, जो भी प्लास्टिक के पंप भी आते हैं वो भी रेट बढ़ गए हैं। तो इसका यही असर है कि जंग का उधर लगी है, रेट इधर महंगे हो गए हैं, और सरकार को भी थोड़ा देखना चाहिए कि इसके बारे कि थोड़ा माल जैसे पीछे से आ नहीं रहा उसको पूरी क्वांटिटी की जाए, जब आएगा तो जिम्मेदार को प्रभावित हो रहा है बहुत ज्यादा। जैसे मान लो जो 90 रुपए वाली चीज थी वो 120 रुपए किलो हो गई है। गुरदासपुर में किसानों ने खाद डीलरों पर खुलेआम शोषण का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें लूटा जा रहा है। ਡੀਏਪੀ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਬੇਲੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ, ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। किसानों ने सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो बड़ा आंदोलन होगा। पंजाब सरकार के आंकड़ों के मुताबिक खरीफ सीजन के लिए राज्य को कुल 15 लाख मीट्रिक टन यूरिया की जरूरत है। सरकार का दावा है कि पिछले सीजन का 3.5 लाख मीट्रिक टन स्टॉक पहले से मौजूद था। 1 अप्रैल 2026 तक पंजाब को 5.5 लाख मीट्रिक टन यूरिया की नई सप्लाई मिल चुकी है, यानी कुल मिलाकर राज्य के पास करीब 9 लाख मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार खपत के बाद भी फिलहाल 4.74 लाख मीट्रिक टन यूरिया का स्टॉक बचा हुआ है। एक तरफ किसान खाद की कमी और कालाबाजारी की शिकायत कर रहे हैं, दूसरी तरफ पंजाब सरकार का दावा है कि राज्य में खाद की कोई कमी नहीं है। सुनिए क्या कह रहे हैं पंजाब के कृषि मंत्री। जिमें जंग ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਖਾਦ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਅਸੀਂ 15 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੀਆ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3.5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਸਟਾਕ ਹੀ। ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 26 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 5.5 ਲੱਖ ਹੋਰ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਏ ਰਹੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4.5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ 474 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ स्टॉक है, कोई अभी तक कमी नहीं। वहीं प्रशासन का दावा है कि जिले में खाद की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि खाद के साथ जबरन दूसरी चीजें बेचने वाले डीलरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और शिकायत मिलने पर लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਪਾਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ 110 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ 'ਚ ਵੱਧ ਖਾਦ ਪਾ ਕੇ ਸਗੋਂ ਝਾੜ ਘਟਾ ਲੈਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ 90,000 ਟਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ 3-3 बोरियां पा के तां 90,000। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने पंजाब सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। किसान को फर्टिलाइजर टाइम पर मिले, शॉर्टेज ना हो जाए। अगर वो नहीं मिला तो हमारा नुकसान हो जाएगा। धान लगा रहे हैं हम लोग, जो हमारा चावल लग रहा है तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो तो हमें ज़रूरत है। अभी 1 जून से 10 जून से हमारी वो जो बिजाई है वो शुरू हो जाएगी, तो उसके ऊपर हमारा काफ़ी नुकसान हो जाएगा। पंजाब की तरफ ध्यान देना चाहिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर को। खाद संकट अब सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है। हरियाणा में भी किसान डीएपी और यूरिया की कमी से परेशान हैं। सोनीपत, रेवाड़ी और करनाल से आ रही तस्वीरें किसानों की बढ़ती चिंता को दिखा रही हैं। हरियाणा में मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बावजूद किसान खाली हाथ लौट रहे हैं। बुवाई में अब सिर्फ कुछ दिन बचे हैं और किसानों को फसल खराब होने का डर सता रहा है। 2 महीने हो गए सब्जी में नहीं गिरेगा, उपला सब्जी में गिरना पड़ा। एक नाम से डीएपी भी नहीं मिल रहा। कौन कह रहा है स्टेशन पर रह के पुछवाइए, स्टेशन मास्टर से पुछवा दे रह लग गया डीएपी का। पंजाब और हरियाणा देश के 2 बड़े कृषि राज्य हैं, जहां सरकारें दावा कर रही हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीन पर किसान खाद के लिए दर दर भटक रहे हैं। अगर समय रहते सप्लाई नहीं सुधरी तो इसका असर सिर्फ किसानों की जेब पर नहीं बल्कि पूरे खरीफ सीजन की पैदावार पर पड़ सकता है। हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का असर अब जियोपॉलिटिकल टेंशन के तौर पे सप्लाई डिसरप्शंस में नजर आ रहा है। पहले पेट्रोल डीजल था और इसके बाद अब फर्टिलाइजर और यूरिया पे भी नजर आने लग गया है। पंजाब और हरियाणा अब धान की खेती करने लगे हैं, लेकिन उससे पहले ये मुसीबत आन पड़ी है। अगर सरकारों से पूछा जाए तो वो कह रहे हैं कि सब सही है, लेकिन किसानों का कहना है हकीकत कुछ और ही है और शायद आगे आने वाला समय काफी क्रूशल होने वाला है। कैमरा पर्सन चांदी राम के साथ और असीम बस्ती के इनपुट के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़, आज तक। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करना ही अपने आप में बड़ी उपलब्धि माना जाता है, लेकिन फरीदकोट के अजयपाल सिंह धालीवाल की कहानी सिर्फ एवरेस्ट जीतने की नहीं है, बल्कि मौत को मात देकर वापस लौटने की भी है। कनाडा में रहने वाले अजयपाल सिंह धालीवाल ने एवरेस्ट फतह करने के बाद डेथ जोन में बिना ऑक्सीजन और बेहद खराब मौसम के बीच जिंदगी की सबसे कठिन जंग लड़ी और आखिरकार हौसले, विश्वास और जिद के दम पर मौत के मुंह से बाहर निकल आए। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। ये कहानी है उस जज्बे की जो हार मानना नहीं जानता। ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के सरी सिटी में रहने वाले अजयपाल सिंह धालीवाल पेशे से बैरिस्टर हैं, लेकिन दिल में जुनून था दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतेह करने का। जो बोले सो निहाल, सालों की मेहनत, लगातार ट्रेनिंग और अनगिनत संघर्षों के बाद अजयपाल ने आखिरकार एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखकर अपने सपने को साकार कर दिया। अजयपाल ने पिछले साल भी कोशिश की थी, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया था, मगर इस बार उन्होंने इतिहास लिख दिया। 20 मई 2026 वो तारीख है जब अजयपाल सिंह धालीवाल ने माउंट एवरेस्ट की बर्फीली चोटी पर पहुंचकर पूरी दुनिया को अपना हौसला दिखाया। लेकिन असली जंग अभी बाकी थी। एवरेस्ट से नीचे लौटते वक्त डेथ जोन में हालात अचानक बेहद खतरनाक हो गए। 8000 मीटर से ऊपर ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी थी। शेरपा भी साथ छोड़ चुका था और हर सांस मौत के करीब ले जा रही थी। इस दौरान 2 अन्य पर्वतारोहियों की जान भी चली गई, लेकिन अजयपाल ने हार नहीं मानी। कड़ाके की ठंड में जब शरीर जवाब दे रहा था, ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, उन्होंने खुद को संभाले रखा। उन्होंने अपनी सुरक्षा बेल्ट के सहारे बर्फीली ढलानों से नीचे फिसलकर उतरने का फैसला लिया। इस दौरान वो एक बार गिरकर बेहोश भी हो गए, लेकिन होश में आते ही उन्होंने हेडलैम्प जलाकर मदद का संकेत दिया और फिर उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। मिंगामा तेजिंग शेरपा की अगुवाई वाली रेस्क्यू टीम ने उन्हें देखा
ऑक्सीजन दी और मौत के मुंह से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस पूरे सफर में अजय पाल के साथ सिर्फ उनका हौसला नहीं बल्कि उनकी आस्था भी थी। एवरेस्ट की चोटी पर उन्होंने गुरु नानक देव जी का संदेश भी पहुंचाया, जिस पर लिखा था, नानक नाम चढ़ दी, कला तेरे भाणे सरबद्दा भला। कनाडा से मैं पहला सिख हूँ जिसको ये सौभाग्य मिला है कि मैं माउंट एवरेस्ट पे जाके अपना झंडा लहरा सकूँ। सफ़र बड़ा अच्छा था, सब बड़ी परिस्थितियाँ आई, बड़ी परिस्थिति से गुजरे, पर मेरा जो एम था कि मेरे को गुरु नानक का मैसेज वहाँ लेके जाना है टॉप से। द मैसेज वाज नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत का पड़ा। ये मैं सारी दुनिया को वहाँ से बताना चाहता था। दिस वाज द गुरु नानक मैसेज। अजय पाल सिंह धालीवाल सिर्फ एवरेस्ट विजेता ही नहीं बल्कि एक आयरन मैन भी हैं। वो दुनिया के कई बड़े पहाड़ फतह कर चुके हैं, बेहतरीन मैराथन रनर है और एडवेंचर उनकी पहचान बन चुका है। फरीदकोट जेल सुपरिटेंडेंट और उनके चचेरे भाई इकबाल सिंह धालीवाल के मुताबिक आज भी अजय पाल के शरीर पर मौजूद जख्म उस खतरनाक सफर की कहानी बयां करते हैं जहां हर कदम मौत से मुकाबला था। So I told him ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਆਇਆ ਵਾਪਸ। ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੋ ਦੋਸਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣ ਦਾ ਅਜੇਪਾਲ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ 50-60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ I told him, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਰ, ਬਟ he said ਕਿ it is a sport to me, ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹ, मेरा पैशन है ये, तो मैं अपने पैशन को पूरा करना है। आई विल बी सेफ, परमात्मा मेरे नाल है। फरीदकोट के डिप्टी कमिश्नर राहुल चाबा ने अजय पाल सिंह धालीवाल को सम्मानित करते हुए कहा कि उनकी उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणा है, क्योंकि अगर इंसान का इरादा मजबूत हो तो दुनिया की कोई ऊंचाई उसे रोक नहीं सकती। सरदार इकबाल सिंह जी धालीवाल जो कि मेरे खब्बे पासे ने ते साडे सुपरिटेंडेंट जेल ने, सो उन्हों का मैनू कल फोन आया कि उन्होंने फस्ट कज़न ने सरदार अजय पाल सिंह जी धालीवाल ते पूरा उन्होंने जी प्राप्ति है वो बारे दसिया, तो कहते कि एक बारी वो आप जी को मिलना चाहणगे। तो मैनू इनफैक्ट उस वेले होया कि यार इन्हां लई इन्ने मान की गल जो हैगी है, बट उस तो किते ज़्यादा मेरे लिए मान की गल है कि इदां दी शख्सियत किन्ने लोग ने जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के उत्ते चढ़ाई करन दा ईवन सुपना भी लिया हुआ है, तो इन्हां ते उन्होंने सार्थक किया है। फरीदकोट के एक छोटे से गांव से निकलकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचने वाले अजय पाल सिंह ने सिर्फ एवरेस्ट नहीं फतेह किया, उन्होंने डर को हराया, मौत को मात दी और पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि हौसले अगर जिंदा हो तो कोई भी शिखर असंभव नहीं होता। फरीदकोट से प्रेम पासी के साथ आज तक ब्यूरो। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में इन दिनों जोरदार बर्फबारी हो रही है, लेकिन बर्फ की सफेद चादर बिछे होने के बावजूद सिख श्रद्धालुओं का हौसला बरकरार है। लोग लगातार गुरुद्वारे पहुंचकर मत्था टेक रहे हैं। लगातार हो रही बर्फबारी के चलते पवित्र सरोवर का पानी और भी ज्यादा ठंडा है, लेकिन बावजूद इसके सिख संगत में लगातार अपार उत्साह और श्रद्धा देखने को मिल रही है। भक्त बर्फ को चीरते हुए गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर अरदास करते हैं। हेमकुंड साहिब के कपाट 23 मई को खुले थे और अभी भी हेमकुंड साहिब में बर्फबारी का दौर थमा नहीं है। यहाँ हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है, लेकिन बर्फबारी के बावजूद 19 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई के बाद श्रद्धालु हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे पहुंच रहे हैं और श्रद्धा और आस्था के साथ यहाँ गुरुद्वारे में मत्था टेक रहे हैं। चारों तरफ बर्फ पड़ी है, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से बरसते हुए बर्फ के टुकड़े जमीन पर आ गिरे हों। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।